हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम एक नई डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो है पाल डायनेस्टी। मेडिवल हिस्ट्री के अब हम सेकेंड फेज में एंटर कर रहे हैं जहां हम बात करेंगे कैसे ट्राईपार्टिट स्ट्रगल आता है, किस तरीके से चोला एम्पायर बनता है, उन सबको हम अलग अलग डायनेस्टी के बेस पे हम डिस्कस करेंगे। आज हम जो देख रहे हैं वो पाल डायनेस्टी है जहां पे बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड करेगा, बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज दिया जाएगा, किस तरीके से डेवलपमेंट होती है, किस तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी में अलग अलग काम होते हैं, वो सब के सब हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे और डिफरेंट रूलर्स क्या क्या उन पे काम करेंगे हम उन सब के बारे में देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखो, सबसे पहले हम देखें पाल डायनेस्टी। अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं, जो हमने अभी तक 650 तक का जो हमने पीरियड देखा है, 750 तक का पीरियड देखा, 550 टू 750 तक का, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास, अगर यदि हम देखें यहाँ पे थानेसर वाले रीजन में, हमने देखा कि यहाँ पे हर्षवर्धन थे, हर्षा, ठीक है। तो इसने किस तरह से नॉर्थ इंडिया पे डोमिनेंस क्रिएट कर रखा था, अपना नॉर्थ इंडिया पे इसने कंप्लीट डोमिनेशन कर रखा था, ठीक है। अब इसके डोमिनेशन की वजह से यहां पे कोई भी ऐसी पावरफुल, या मैं ये कहूं कि पावर ऐसी राइज ही नहीं हो पाई जो कि इसको सप्रेस कर पाए। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जब पूरे रीजन पे होल्ड है तो दूसरा कोई है ही नहीं। इस टाइम में फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो दबे हुए हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि भाई नीचे स्ट्रॉन्ग पावर जैसे चालुक्य आ जाए, ठीक है, पल्लव आ रहे हैं, वो साउथ में है, वो हम देख चुके हैं, ठीक है। अब जब तक हर्षा जिंदा है, जब तक हर्षा जिंदा है तब तक क्या हो रहा है, इसका होल्ड इस पूरे रीजन पे है। और जैसे ये मरेगा, इसका अंत आएगा, तो वैसे वैसे ये छोटे छोटे रूलर्स अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते रहेंगे। मतलब यहां पे एक तरीके से जब तक हर्षवर्धन है तो इस वाले रीजन में, कौन से, नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हम ये कह सकते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्यों है? क्योंकि इसको सेंट्रलाइज करने वाला, एक पावर चलाने वाला बैठा हुआ है, इस वजह से यहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और जैसे ये मरेगा तो इसके मरने के बाद अब होगा क्या, यहां पे कोई भी एक पावर रहेगी नहीं सेंटर में, और सेंटर में रहेगी नहीं तो यहां से यहां से यहां से सब जगह से छोटे छोटे रूलर्स निकलना शुरू होंगे। मतलब रूलर्स नहीं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि छोटी छोटी पावर्स, कि मैं राजा मैं राजा मैं राजा, क्योंकि सबको पता है सेंटर अथॉरिटी तो कोई है नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इस रीजन में क्या आ जाएगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कोई ऐसा नहीं है कि 2-4 साल के लिए आ गई, चलो ठीक है, एक दिन के लिए आ गई, 2 साल के लिए आ गई, 5 साल के लिए आ गई, नहीं। ये करीब 650 के बाद, जब से हर्षवर्धन की डेथ होती है उसके बाद से 750 तक करीब ऐसा ही चलता है। क्या कि कभी कोई आ रहा है वो टपली मार के जा रहा है, इधर वाले रीजन में आ रहा है तो वो इनको पीट के चला गया, इधर आ रहा है वो इनको पीट के चला गया। मतलब कोई एक कंट्रोल है ही नहीं, सेंट्रल अथॉरिटी कोई है ही नहीं। क्लियर? इस तरीके से चल रहा है कि सब एक डिवीजन में, कोई लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, सब एक दूसरे के ऊपर अपना डोमिनेंस क्रिएट करते हुए लग रहा है कि ये पावर में है, नहीं ये भी पावर में नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये राजा है ही नहीं, किसी ने एक दूसरे को क्या कुछ दे ही नहीं रखी, पावर ही नहीं दे रखी है, ठीक है। ऐसा ही सेम काम वेस्ट बंगाल में चल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे जब हम 700 की तरफ चलेंगे, जब हम 650 से 700 की तरफ जाएंगे, तो धीरे धीरे कुछ कुछ छोटी छोटी पॉलिटिकल पावर्स डेवलप होना शुरू होती है। जैसे इधर आना शुरू हो जाएंगे, जब हम इस रीजन की तरफ बात करेंगे, मालवा वाले रीजन में, गुजरात राजस्थान वाले रीजन में, तो इधर आ जाएंगे गुर्जर प्रतिहार, धीरे धीरे आना शुरू होंगे गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा से बनाऊं तो अगर मैं देखूं इसे, तो ये वाला जो रीजन है, राजस्थान और गुजरात वाला रीजन और मालवा रीजन, अगर यदि इस रीजन को देखें तो यहां पे धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएगा इस रीजन में गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। जब आप इधर देखोगे
तो इधर आएंगे पाल, ये 750 के पास में, 750 के अराउंड में आएंगे। अभी हम इनकी हिस्ट्री को जानेंगे, समझेंगे। यहां आना शुरू हो जाएंगे पाल, और ये वाला जो रीजन है इस जगह पे यहां आना शुरू हो जाएंगे राष्ट्रकूट। ये हम जान चुके हैं, और पीछे हमने देखा कि राष्ट्रकूट किसको रिप्लेस करके आएंगे। ये जब राष्ट्रकूट डायनेस्टी पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से समझेंगे। आज हम इसके ऊपर फोकस करते हैं, पाल डायनेस्टी। अब ये तीनों के तीनों, क्योंकि अब ये डेवलप हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो ये अपना डोमिनेंस क्रिएट करना शुरू करेंगे इस रीजन में कि हम पावरफुल। तो इन तीनों के बीच में लड़ाई होना शुरू होगी। हम एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, ट्राईपार्टिट स्ट्रगल। ट्राईपार्टिट स्ट्रगल इन तीनों के बीच में चलती है, ठीक है। कैसे चलेगी, किस तरीके से कौन डोमिनेट करेगा, वो हम एक अलग से पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल सिर्फ एक टाइमलाइन बनाइए, टाइम फ्रेम बनाओ कि इस पीरियड में 3 डायनेस्टी जो 750 to 1000 अगर हम देखें तो नॉर्दर्न इंडिया वाले पार्ट पे 3 डायनेस्टी हैं जो रूल करना शुरू करेंगी। कौन कौन सी? एक गुर्जर प्रतिहार होगी जो किधर होगी, वेस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में पाल डायनेस्टी होगी, और जैसे आप मिडल या हम ये कहते हैं सेंट्रल इंडिया से नीचे की तरफ जाएंगे तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी आएगी। नीचे चोला आएंगे, ठीक है, पांड्या जाएंगे, वो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ इतना समझो, ये 3 डायनेस्टीज होंगी जिनके बीच में स्ट्रगल चलेगा, लगातार एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो पहले हम अलग अलग डायनेस्टीज को समझ लेते हैं कि पाल डायनेस्टी में कौन से रूलर्स हुए, उन्होंने क्या काम किए। फिर हम समझेंगे गुर्जर प्रतिहारों ने क्या किया, फिर हम समझेंगे राष्ट्रकूटों ने क्या किया, और फिर तीनों के बीच में कौन सा राजा किसके ऊपर डोमिनेंस क्रिएट कर रहा था, वो हम 4th पार्ट में देखेंगे, ट्राईपार्टिट स्ट्रगल, ठीक है। तो हम इस वाले पार्ट को अब जो डिस्कस करने वाले हैं अगले 4 लेक्चर्स में, वो हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे पाल उभर के आए, कैसे गुर्जर प्रतिहार निकले, कैसे राष्ट्रकूट निकले, और किस तरह से इनके बीच में जो स्ट्रगल चली जिसको हम ट्राईपार्टिट स्ट्रगल बोल रहे हैं, वो कैसे कैसे और कितने फेजेस में आया, कौन डोमिनेंस कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, वो हम सारा समझने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हमारा वो है पाल डायनेस्टी, ठीक है। चलो देखो, पाल डायनेस्टी में सबसे पहली चीज तो आती है कि भाई इस रीजन में 650, जब हम वेस्ट बंगाल के बारे में बात करते हैं तो आपने देखा कि वेस्ट बंगाल में शशांक नाम का राजा था, जो कि शशांक है, जो कि हर्षवर्धन के टाइम पे हुआ करता था। अब जैसे ये मर गया तो उसके बाद अब इस रीजन में कोई है ही नहीं। मतलब अगर वेस्ट बंगाल की पर्टिकुलर बात करूं तो 600 से 750 तक कोई रूलर है ही नहीं, कोई सेंट्रल पावर ही नहीं है। हर्षवर्धन है, वो तो रूल चला रहा है, वो तो ठीक है क्योंकि उसने तो फ्यूडल बनाया हुआ अपना, लेकिन एक्चुअल में वेस्ट बंगाल का कोई रूलर है ही नहीं, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आ रहा है भाई, अगर मान लीजिए घर के दरवाजे खुले हैं तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी मन में आए वही घुस के आ जाएगा, मन में आए वही घुस गया। कभी कुत्ता आ रहा है, कभी बिल्ली आ रहा है, आप किसी को रोक ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि दरवाजे तो है ही नहीं। सेम काम वेस्ट बंगाल के साथ हो रहा था। यहाँ पे ऐसा सिस्टम था, जो मन में आया, छोटा बच्चा आ रहा है वो टपली मार के चला गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई आ रहा है वही आ रहा है, बैंड बजा रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहे हैं, अब लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने शुरू हुए, लोगों ने इकट्ठा होना शुरू हुआ। जैसे मान लो सपोज करो मैं कह दूं कि ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, धीरे धीरे बैठना शुरू हुए, बोले भाई देखो ऐसे पार कब तक पड़ेगी, ये कैसे चलेगा ये सिस्टम, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा तो ये रीजन सारा खत्म हो गया, हमारी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, हम किसको जाके कंप्लेन करें। तो इसमें एक समझदार आदमी बैठा हुआ है, ये कह रहे हैं देखो ऐसा करते हैं, हम ना एक काम कर लेते हैं, हम एक राजा बना लेते हैं अपने बीच में से। बोले हाँ बनाओ यार, राजा तो बना लो। तो बोला कि देखो ऐसा राजा चुन लेते हैं। अब खुद डायरेक्ट तो ये नहीं कह सकता ना कि भाई मुझे राजा बना दो, अब बूढ़े आदमी बैठे हैं उनके बीच में समझदारों वाली बात कर रहे हैं, देखो ऐसा राजा बनाते हैं जिसको नॉलेज भी हो, जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो, जो दूसरों के साथ बात करते टाइम में ये ना सोचे कि भाई ये कैसा बिहेवियर होगा या कैसा होगा, खुल के बात बोल ले, तो ऐसा राजा होना चाहिए। अब उनको लगा कि भाई हाँ ऐसा बंदा तो यार हमें इतनी नॉलेज नहीं है, हम कैसे किसी से बात कर पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि एक काम करो ना, आप ही राजा बन जाओ, हम आप ही को रिपोर्ट कर देंगे, हम आपको ही अपॉइंट करते हैं हमारा राजा। अब ये कहता है कि मैं राजा, चलो ठीक है। मन में जैसे एक मूवी देखी होगी ना कि उसमें एक तरफ तो ये हो रहा है कि हाँ खुशी हो रही है कि चलो राजा बन रहे हैं, और एक तरफ ये है कि अरे यार मैं कैसे कर सकता हूँ, चलो ठीक है अब आप कह ही रहे हो तो चलो ठीक है मैं बन जाता हूँ राजा।
ऐसा यहां पे ये नाम है गोपाल। गोपाल मतलब ये है, ये जो गोपाल आदमी है इसको लोगों ने अपने ही अंदर से एक पावर बना दिया, एक पावर दे दी कि भाई हमारी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप करोगे, हम आपको अपनी तरफ से राजा बना रहे हैं। ठीक है, अब गोपाल ये राजा बना, कैसे बना? लोगों की सहमति से बना। तो ध्यान देना, इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है कि ये कैसे आया, किस तरीके से आया, नहीं। लोगों ने अपने बीच में से एक बंदे को खड़ा किया और बोला कि आप राजा बन जाइए और हम आपको रिपोर्ट करेंगे, आपको जो रिसोर्सेज चाहिए वो हम देंगे, बस आप राजा बन जाओ, हमें रिप्रेजेंट करो। तो यहां से गोपाल नाम का एक राजा बनता है जो कि पाल डायनेस्टी की शुरुआत करता है। पाल, इसके नाम के पीछे से ये जो है ये ले लिया और यहां से आई डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी। बात समझ में आ गई? तो पाल डायनेस्टी की डेवलपमेंट कहां से होती है? गोपाल से। तो ऑब्वियस ही बात है, अब इसके बच्चे आएंगे, फ्यूचर जनरेशन के लोग आएंगे, वो इनके डिसेंडेंट बनते चले जाएंगे। तो अब देखते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि इनके रूलर कौन कौन हुए, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें किस किस तरीके से अलग अलग रूलर ने क्या क्या काम किया। देखो, सबसे पहले आए गोपाल। गोपाल, मैं एक छोटी सी ट्रिक लिख देता हूं जिससे आपको ये सारे रूलर्स याद भी हो जाएंगे और आप उनको अच्छे से कि भाई कौन कब आ रहा है वो भी याद हो जाएगा। सबसे पहले है गोपाल। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक लिख देता हूं। गो, गौ को गो बोलते हैं, तो गो धर्म, ठीक है, करना क्या होता है? देवताओं को खुश करता है। गो धर्म करना देवताओं को खुश करता है। ठीक है भाई, तो पहला देखो, गोपाल, गो से गोपाल, धर्म, धर्मपाल, धर्मपाल। फिर आता है देवता, देवता से आप लिखोगे देव, देवपाल, नाम में इनके पाल आएगा, देवपाल। ये तीन रूलर्स हैं जो आ रहे हैं 750 टू 770, 770 टू 8110 और 8110 टू 850। अब बात को ध्यान से समझना, इसमें जो रूलर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 850 तक, ये तीन रूलर्स। ठीक है, अब इसके बीच में बहुत सारे रूलर्स आएंगे छोटे मोटे, उनका कोई इतना रिलीवेंस नहीं है क्योंकि इस टाइम में राष्ट्रकूट अपना डोमिनेंस क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे इतने कोई स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं आएंगे। फिर आएगा दोबारा से रिवाइवल करने के लिए, दोबारा से रिवाइव करेंगे और उसको हम सेकंड, अगर यदि हम बोले कि इनको संस्थापक दूसरा बोलने वाला, वो है हमारे पास महिपाल। महिपाल, तो इसी बात को ध्यान दीजिएगा, जैसे एक बुजुर्ग, जैसे हमने बोला ना कि लोगों ने मिलकर इसको बनाया है, तो वैसे लोग कह रहे हैं कि गो धर्म करना देवताओं को खुश करना होता है एक तरीके से। किसको बता रहे हैं? महिपाल को बता रहे हैं। महिपाल राम फल देता है, राम फल देता है, मतलब अगर मैं बोलूं तो रामपाल। महिपाल राम फल देता है। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप याद रख सकते हो, गो धर्म करने से देवता खुश होते हैं। और ये बात कौन किसको बता रहा है? तो महिपाल को बताई जा रही है कि महिपाल राम फल देगा, अगर आप गो धर्म करोगे ना तो राम फल देगा। ये कब आएगा? ये आता है ये आता है 977 वाले पीरियड में, 977 से 1027। ध्यान देना कितने सालों बाद आ रहे हैं। बीच में छोटे मोटे राजा आएंगे, डायनेस्टी रहेगी, लेकिन उनका इतना रिलेवेंस नहीं होगा। और फिर उसके बाद बीच में फिर दोबारा से, क्योंकि इस टाइम पे यहां पे चोला अटैक कर चुके होंगे और चोला इस रीजन पे डोमिनेंस कर देंगे। ठीक है, और जैसे चोला जब इस पे डोमिनेंस करेंगे तो ये फिर दोबारा डिक्लाइन में चले जाएंगे और उसके बाद दोबारा से रिवाइवल करते हुए रामपाल आता है और वो आता है 1000। कब? ये 27 है, तो 27 का उल्टा कर दे, 1072 से 11 कब? 25 तक। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये किस पीरियड में आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनके कंटेम्पररी हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसमें 5 राजा जो आपको याद रखने हैं। कौन सा? सबसे पहले गोपाल, दूसरा धर्मपाल, तीसरा देवपाल और चौथा महिपाल और 5वां रामपाल। बात समझ में आ गई? तो
तो अब हम एक एक करके अलग अलग रूलर्स को देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया, कैसे कैसे काम किया, किस तरीके से डेवलपमेंट की, उसको समझ लेते हैं। क्लियर? चलो देखो, तो हम सबसे पहले देखते हैं गोपाल के बारे में। गोपाल क्या करते हैं और गोपाल क्या क्या काम करके जाएगा वो देखते हैं। पहली चीज तो ये है, गोपाल से रिलेटेड एक बात सोचो, अगर मैं कहूं कि ये गोपाल लोगों ने बनाए, ठीक है, तो क्या इसके पास कोई पहले से बैकग्राउंड था? नहीं था, इसके पास तो कोई बैकग्राउंड है ही नहीं। इसके पास बैकग्राउंड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होंगे, रिसोर्सेज की कमी होगी, नो रिसोर्स, तो ये इतने ज़्यादा कोई काम करने के लिए कैपेबल है भी नहीं है। क्यों? ऑब्वियस सी बात है भाई, जब इसको लोगों ने बनाया है तो ये पहले नॉर्मल फैमिली की तरह ही रह रहा है। अब धीरे धीरे ये लोगों से टैक्स कलेक्ट करेगा, धीरे धीरे इसके पास रिसोर्सेज आएंगे तो फिर धीरे धीरे इसकी डेवलपमेंट होगी, फिर ये धीरे धीरे काम करना शुरू करेगा, और जब ये काम करना शुरू करेगा तब इसके जाने का टाइम आ जाएगा। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले गोपाल ने, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज की कमी है, इसको लोगों ने अपॉइंट किया, पीपल अपॉइंटेड हिम, ठीक है, और जब लोगों ने इसको अपॉइंट किया तो इसको बोला गया भाई तू राजा है, कुछ भी कर, कुछ तो काम करके जा, जाते जाते कुछ भी काम करके जा, चाहे कैसा भी कर। तो इसने कहा कि देखो, लड़ाई वड़ाई तो मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हाँ, मैं धीरे धीरे टैक्सेस कलेक्ट कर रहा हूं, और टैक्सेस कलेक्ट करके मैं धीरे धीरे आर्मी बनाऊंगा, ठीक है, आर्मी बनेगी। तब तक मैं एक काम करता हूं, हम एक रिलीजन को यहां पे पैट्रोनेज देना शुरू करते हैं। तो इसने बुद्धिज्म को पैट्रोनेज करना शुरू किया। देखो ध्यान देना, पाल डायनेस्टी में बुद्धिज्म जितना फ्लरिश हो सकता था मैक्सिमम फ्लरिश होता है, मैक्सिमम। इसके बाद आगे फर्दर कभी भी ये इतना फ्लरिश नहीं होगा जितना पाल डायनेस्टी में होता है, ठीक है। तो हमारे पास में बुद्धिज्म को इसने फ्लरिश करना शुरू किया, और इसने कहा कि मैं एक काम करता हूं, ओदंतपुरी में एक मोनेस्ट्री इस्टेब्लिश करता हूं, मोनेस्ट्री, ठीक है। इसने उदंतपुरी में एक मोनेस्ट्री को इस्टेब्लिशमेंट करवाई। ये इसकी तरफ से पहला काम था, बुद्धिज्म को लेके पहला काम था पाल डायनेस्टी को। और ये सारी की सारी खबर हमें कहां से मिलती है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है कि भाई इसके पास रिसोर्सेज की कमी थी, इसके पास में लोगों ने अपने अंदर से इसको अपॉइंट किया था, इसने उदंतपुरी में एक मोनेस्ट्री को इस्टेब्लिश किया था जो बुद्धिज्म से रिलेटेड थी। कहां से मिलती है ये खबर? तो ये खबर मिलती है दूसरे हमारे जो रूलर होंगे, धर्मपाल, ये एक क्या इंस्क्रिप्शन मेंशन करवाएंगे, इंस्क्रिप्शन। और वो इंस्क्रिप्शन कौन सा होगा? वो होगा हमारे पास खलीमपुर इंस्क्रिप्शन, खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है कि ये काम ये करवा के जाते हैं, और इसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट होना शुरू होती है। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास ये ध्यान रखना है कि गोपाल की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें किसके कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से मिलती है? तो वो मिलती है धर्मपाल से। और धर्मपाल का वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है? तो खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। क्लियर एकदम? ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास दूसरे राजा आते हैं, ये तो चले गए। अब इसके बाद आए इंपॉर्टेंट रूलर। यहां से हमारे पास मेन कहानी शुरू होती है, और मेन कहानी में आते हैं अब दूसरे राजा, दैट इज धर्मपाल। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब धर्मपाल ये कब आए? 770 में, और कब तक रहेंगे? 810 तक, अप्रोक्सीमेट 40 ईयर्स के ये टाइम पीरियड को लेके जाते हैं। तो इसके कंटेम्प्ररी, पहली चीज तो ये देखिएगा, अब क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज बनने शुरू हो गए, क्योंकि फादर साहब ने क्या करना शुरू कर दिया? टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और जब लोगों से टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास में रिसोर्स आ गए, और रिसोर्स आ गए तो ये अपनी आर्मी भी स्टेब्लिश करना शुरू कर देंगे। तो आर्मी जब बनाएंगे तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ खेल खेलने के लिए बना रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो उनको लड़ाई के लिए भी भेजेंगे। तो इस टाइम पर क्योंकि तीनों जगह से पार्टियां इकट्ठी हो रही है, जब हम गुर्जर प्रतिहार देखेंगे तो वो भी डेवलप हो रहे हैं। और गुर्जर प्रतिहारों में इस टाइम पे नागभट्ट इसके कंटेम्पररी है, नागभट्ट 1,
ठीक है, इस पीरियड में पहले नागभट्ट आएंगे। ठीक है, उधर हम देखेंगे तो राष्ट्रकूट भी डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो इनके साथ में क्या होना शुरू हो जाएगी, ट्राईपार्टिट स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये है, ये अब इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। यहां से ट्राईपार्टिट स्ट्रगल शुरू होती है धर्मपाल के टाइम से। ठीक है, अब जब ये होगा तो सबसे पहले नागभट्ट आएंगे। तो नागभट्ट है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर है नागभट्ट। ठीक है, तो ये पहले डोमिनेंस क्रिएट करते हैं इनके ऊपर, धर्मपाल पे डोमिनेंस क्रिएट करेंगे। और डोमिनेंस क्रिएट करेंगे तो धर्मपाल उस टाइम में कहेंगे कि भाई जब इसकी उम्र हो रही है, ये ज़्यादा टाइम का नहीं है, ये जब चला जाएगा ना तो उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, तो नागभट्ट जैसे खत्म हुए तो इसके बाद बनेंगे दूसरे राजा यहाँ पे गुर्जर प्रतिहारों के, वत्सराज। जब ये आए तो इसने देखा कि भाई अब मेरे पास में पावर है, अब मैं इसको लपेट सकता हूं। तो इसने क्या किया, अब वत्सराज को क्या किया, डिफीट किया। मतलब वत्सराज को ट्राईपार्टिट स्ट्रगल में डिफीट किया। किसकी हेल्प से, राष्ट्रकूट की हेल्प से। और जब इसको डोमिनेट किया, इसके ऊपर डोमिनेट किया, तो इसने लड़ाई किस पे हो रही थी, वही कन्नौज रीजन पे, वही कन्नौज रीजन पे। तो इसने अपना, इसने कहा कि धर्मपाल कह रहे कि भाई देखो हम बैठे हैं वेस्ट बंगाल में, कन्नौज है सेंटर में, लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि वो रीजन बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट वहाँ पे बहुत अच्छी है, रिसोर्सेज वहाँ पे अच्छे हैं। तो हम एक काम करते हैं, वहाँ पे अपना डायरेक्ट रूल नहीं करेंगे, वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना इनडायरेक्ट रूल करते हैं। कहाँ पे, कन्नौज पे। ठीक है, और कन्नौज पे एक तरीके से अगर यदि मैं कहूँ तो ये अपना फ्यूडल सिस्टम शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि हम यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम को शुरू करते हैं। और चक्रयुद्ध को इन्होंने एक बंदे को अपॉइंट किया जिसका नाम है चक्रयुद्ध। ठीक है, कहते हैं कि चक्रयुद्ध को हम बिठाते हैं। तो इसने कन्नौज में गया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये लड़ाई लड़के जा रहा है और जीत के जा रहा है, डोमिनेंस क्रिएट कर रखा है इस रीजन में। तो वहाँ जाता है और कहता है लोगों से कि भाई देखो हमारी तरफ से हमारा रिप्रेजेंटेटिव चक्रयुद्ध यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, आपके ऊपर रूल करेगा, आप जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब इनको दोगे और ये इंफॉर्मेशन हमें ला के देगा। तो इसकी रॉयल एंट्री करवाते हैं, रॉयल एंट्री कहाँ पे, कन्नौज में। कन्नौज के अंदर रॉयल एंट्री करवाई जाती है, रेड कारपेट बिछा के इसको बोला जाता है कि हाँ जैसे हाँ भाई बहुत बड़ी पावर आ गई है और ये अब इसको कंट्रोल करेगी। ठीक है, अब फिर एक चीज़ तो इसने जीत ली, तो ऑब्वियस ही बात है लोगों का इसकी तरफ अट्रैक्शन हो गया कि लोग अब पूछने लगे भाई धर्मपाल है एक रूलर जिसने बहुत बड़ा काम किया, एक लड़ाई में पार्टिसिपेट किया। फिर ये कह रहे हैं कि भाई आपके फादर साहब तो ऐसे नहीं थे, उन्होंने तो बुद्धिज़्म को पैट्रोनेज दिया है, आप भी तो कुछ करो, आप क्या करके जा रहे हो। तो अब इसके दिमाग में चल रहा है कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है जो फादर साहब करके गए, तो हमें भी उनके जैसा कुछ करना है और बड़ा करना है, ताकि लोग जाने, जहाँ से वो इंस्टीट्यूशन बनाए या जिनसे लोग एजुकेशन ले सकें। ठीक है, तो कहता है कि हम भी बुद्धिज़्म को पैट्रोनाइज करते हैं और बुद्धिज़्म से रिलेटेड कुछ काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इसने देखा कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए। तो इस टाइम में एक यूनिवर्सिटी होती थी, नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसको बोला कि मैं इसको क्या करता हूँ, रिवेन्यू देता हूँ, जो कि इसको डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सफिशिएंट होगा। 500 गांव की, 500 विलेजेस की, इसको क्या दे दी, रिवेन्यू, कि मेरा जो टैक्स कलेक्शन होगा वो सारे का सारा नालंदा यूनिवर्सिटी को जाएगा। अब ऑब्वियस बात है इसके बगल में बैठे हैं, क्योंकि जो राजा को सारा दिन क्या कर रहे हैं, चढ़ा के रख रहे हैं कि महाराज आप ये कर सकते हो, महाराज आप ये कर सकते हो, आप तो बहुत दानवीर हो। ये इतने में क्या होगा, ये तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। आपने गांव की रिवेन्यू दे दी, इससे कुछ नहीं होना, आप कुछ और दो, आप कुछ बड़ा करो। बोले बड़ा क्या कर सकते हैं, बोले एक और ऐसा ही कुछ और बना दो। तो इसको बोला कि आप एक और नई यूनिवर्सिटी, एक और इंस्टीट्यूट डेवलप कर दीजिए। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की इन्होंने डेवलपमेंट की, इस्टेब्लिश किया। ठीक है,
दूसरा काम कर दिया कि भाई अब ठीक है, देखो अब मेरे नाम से मैंने ये कर दिया है, बहुत बड़ा नाम कर दिया मैंने, अब और क्या कर सकता हूँ, बस मेरे पास इतना ही था। बोल नहीं, अभी आप और कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, तो इन्होंने सोमपुरी में एक और क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाया, बुद्धिज्म से रिलेटेड बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को वहां पे बुलाया और बोला कि आप इसको हैंडल कीजिए और इसको अच्छे से जितना हो सके बुद्धिज्म को फ्लरिश करो। मतलब देखो ध्यान से, धर्मपाल तक आते आते 4 चीजों की नई डेवलपमेंट हो चुकी है, 4 चीजें नई बन चुकी है धर्मपाल के आते आते। कौन कौन सी? पहली चीज तो ये, नालंदा यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ये पहले से एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी पहले से है, चल रही है, इसमें से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनके फादर साहब ने ओदंतपुरी में एक मोनेस्ट्री स्टेब्लिश की। वो किसने बनाई? वो इनके फादर साहब ने बनाई, गोपाल ने बनाई। उसके बाद इसने सोमपुरी में मोनेस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश कर दिया। एक काम ये हो गया, तो 3 चीजें हो गई। और चौथा, बुद्धिज्म से रिलेटेड ही क्या बन गया हमारे पास में, दैट इज विक्रमशिला इंस्टीट्यूट। बुद्धिज्म से रिलेटेड पाल डायनेस्टी के टाइम में 4 चीजें तो बन चुकी है, क्लियर एकदम। अब इन्हीं से रिलेटेड हम 1-2 चीजें और पढ़ते हैं। अब ये पैटर्नेज देना शुरू करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कुछ कुछ काम भी होना शुरू होंगे। और काम क्या होंगे? यहाँ पे काम कुछ ऐसे होंगे, कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बुद्धिज्म को लेके डिफरेंट सेक्ट्स हैं, ठीक है। अब जब इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे बुद्धिस्ट सेक्ट्स, ठीक है, और दूसरे संघ, बुद्धिस्ट संघs, बुद्धिस्ट सेक्ट में और बुद्धिस्ट संघ में फ्यूजन होना शुरू हो जाते हैं। मतलब एक दूसरे के साथ में आके मिलना शुरू कर देते हैं, मिक्स होना शुरू हो जाते हैं आके कि भाई चलो ठीक है, हम डिफरेंट क्यों रहे, अलग अलग क्यों फैले बैठे हैं, हमें एक हो जाना चाहिए। तो ये धीरे धीरे फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है तो लोग अलग अलग नॉलेज लेके जब जा रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो एक दूसरे से मिलना शुरू करेंगे कि हम एक ही जगह से जब ओरिजिनेट हो रहे हैं तो हमें मिल जाना चाहिए। तो इस पे हमारे पास में ऐसा है कि योगाचार, ठीक है, और माध्यमिका दर्शन, ये दोनों मिलते हैं, दोनों कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके संघ के साथ में मिल जाते हैं, ठीक है, संघ के साथ में मिलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और यहां से हमारे पास में डेवलपमेंट होती है और फिर अलग अलग स्कॉलर्स निकलना शुरू करते हैं, अलग अलग स्कॉलर्स निकलेंगे यहां से। और वो स्कॉलर्स कौन कौन से, जरा उनके बारे में समझ लो, जो कि फ्लरिश करेंगे, इसको बुद्धिज्म को फ्लरिश करेंगे अलग अलग जगह पे जाके। तो इसमें 3 अगर यदि हम देखें तो इंपॉर्टेंट हैं जो स्कॉलर्स यहां से निकले, वो कौन कौन से हैं। पहला तो है आतिश दीपांकर। ये सब किसके टाइम पे ही हो रहे हैं? ये सारे के सारे धर्मपाल के टाइम पीरियड में हो रहे हैं कि इस तरीके से इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स यहां से निकल रहे हैं जो फ्लरिश करेंगे तिब्बत में जाके। कौन? आतिश दीपांकर, ठीक है। दूसरे हैं हमारे पास में, एक है हरिभद्र, ठीक है, दूसरे हैं हरिभद्र। और तीसरे हैं हमारे पास में, दैट इज संत रक्षिता। ये तीनों के तीनों वहां से निकलते हैं जो कि बुद्धिज्म को स्प्रेड करेंगे। जो हमारे पास में आतिश दीपांकर है और संत रक्षिता है, ये दोनों के दोनों तिब्बत में जाएंगे और तिब्बत में जाके इसको फ्लरिश करना शुरू करेंगे, ठीक है, कि बुद्धिज्म है उसको स्प्रेड करो, उसको फैलाओ, दूर दूर तक फैलाया जाए, क्लियर। तो ये इस तरीके का काम होता है धर्मपाल के टाइम पीरियड में। अब देखते हैं हम इसके आगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तीसरे रूलर हैं और वो है हमारे, दैट इज देवपाल, ठीक है। अब इनको समझ लेते हैं थोड़ा सा।
कि देवपाल ने क्या क्या काम किया। अब देवपाल के टाइम में अगर देखें तो इनके कंटेम्पररी हमारे पास में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं दैट इज मिहिर भोज। मिहिर भोज कौन से पीरियड, कौन से डायनेस्टी से है, तो ये है गुर्जर प्रतिहार से। अगर मैं देखूं इन्हीं के कंटेम्पररी राष्ट्रकूट से कौन आ रहा है, तो वो आ रहे हैं अमोघ वर्ष। अब बात को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां से निकल के आएगा कंक्लूजन। अमोघ वर्ष ऐसे रूलर हैं जो कि बहुत ही कूल टाइप के, जैसे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बोला जाता है ना कि ये कूल है, ऐसे ही हमारे पास में मिहिर भोज है। ये एक ऐसा रूलर है जो कुछ टाइम तक, क्योंकि इस टाइम में देवपाल है ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये ट्राइपार्टिट स्ट्रगल में डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है। लेकिन इसकी बात ये है क्योंकि ये बूढ़ा होता जा रहा है, इसकी धीरे धीरे एज होती जा रही है, और मिहिर भोज है वो जवान है, ये नई एज का बच्चा है। तो ये देख रहा है कि जैसे ही, जब तक देवपाल जिंदा है तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, और जैसे ही ये देवपाल वीक होगा तो मैं जाके डोमिनेंस क्रिएट करूंगा। तो फिर ये डोमिनेंस क्रिएट करेगा, जब ये खत्म हो जाएगा, जब ये हट जाएगा पावर से, तो उस टाइम पे मिहिर भोज जाके वहां पे कंट्रोल करना शुरू करेगा। कहां पे? कन्नौज पे, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं, बैठ के तसल्ली से देख रहे हैं कि मुझे इस रीजन पे डोमिनेंस करना है, लेकिन वो कब करना है? मौका देख के चौका मारना है। ऐसा नहीं है कि मैं गया और ठीक है अब मैं आनंद फानंद में और चलो भाई ठीक है मेरे को इसको कंट्रोल करना है, नहीं, पहले वेट एंड वॉच, देखो क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद करेंगे सारी चीजें। क्लियर एकदम? तो हमारे पास में देवपाल, जो जब ये खत्म होंगे उसके बाद में मिहिर भोज कंट्रोल करेंगे, वो हम ट्राइपार्टिट स्ट्रगल में अच्छे से समझेंगे। तो हमारे पास में क्या चल रहा है, ये है देवपाल के टाइम पीरियड में, क्योंकि अब डेवलपमेंट बुद्धिज्म को लेके बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, पैट्रोनेज दिया जा रहा है बुद्धिज्म को, ठीक है। तो लोग आ रहे हैं इनके पास में यहाँ पे, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे लोग बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक ऐसा रूलर है जिसको तारीफ सुनना बहुत पसंद है, तारीफ करते रहो, राजा बहुत अच्छा, राजा बहुत अच्छा, बाहर जा रहे हैं तो भी एक ही बात बोल रहे हैं, इस राजा ने ये काम कर रखा है, इससे बड़ा राजा हमने कोई देखा ही नहीं धरती पे इससे, और ऐसा दूसरा राजा हुआ ही नहीं। मतलब एक तरीके से तारीफों के पुल बनाए जा रहे हैं इसके, ठीक है। जो भी आ रहा है वही बोल रहे हैं, तो राजा खुश होता जा रहा है, बोले यार मेरे से क्या उम्मीद है, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? बोले आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं। टाइम निकलता गया, बच्चे थे जो फॉरेन से पढ़ने आ रहे थे, फॉरेन का मतलब हो गया एक तरीके से इंडोनेशिया वाले रीजन से, जहाँ अगर हम देखें तो आइलैंड है, जावा, सुमात्रा, इस तरीके से। तो बच्चे आ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो जाके बोला कि इंडिया में एक रूलर है वेस्ट बंगाल वाली साइड में जिसका नाम है देवपाल, और उसके जैसा दूसरा कोई रूलर ही नहीं है। तो यहाँ पे एक डायनेस्टी है शैलेंद्र डायनेस्टी, शैलेंद्र डायनेस्टी, ठीक है। इस डायनेस्टी में रूलर बैठे हैं, वो सुन रहे हैं ये बातें कि भाई ऐसा भी कोई राजा है। बोले हाँ। कहाँ है? बोले वेस्ट बंगाल में जाओगे, पाल डायनेस्टी है, वहाँ पे आपको रूलर देखने को मिलेगा, आप उनके सामने कुछ भी अर्जी लगा दो वो कर देंगे पूरी। अब ये आए यहाँ से, शैलेंद्र डायनेस्टी से रूलर आए यहाँ पे, इनका नाम है, डायनेस्टी के जो रूलर हैं उनका नाम है बलपुत्र देव, बलपुत्र देव, ठीक है। ये आते हैं यहाँ पे, इनको बोला, आके देवपाल से कह रहे हैं महाराज आपकी जय हो, आपसे बड़ा कोई रूलर नहीं है। अब ये बेचारे फैल गए, बोले वाह आप कहाँ से हो? बोले मैं इंडोनेशिया से आया हूँ। आपकी जानकारी इतनी दूर दूर तक है, आपको इंडोनेशिया में, फॉरेन में आपको जानते हैं। कैसे जानते हो? बोले आपके यहाँ से बच्चे पढ़ के जाते हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बताओ क्या चाहिए तुम्हें, हमारे यहाँ से हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो देवपाल ने ये बोला, तो इन्होंने अब कहानियाँ सुना नहीं, क्योंकि जिस ये पर्पज से आए थे, अब ऑब्वियस सी बात है अब इनको चुकाना पड़ेगा कि बोले हाँ बताओ भाई
क्या चाहिए आपको? बोले देखो हमें कुछ इतना कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं, बाकी आप दे दोगे क्योंकि आप दानवीर हो तो आप दे दोगे, हमें इतना भरोसा है। तो ये सब बातें बोल के देवपाल बेचारा पिघल गया, बोला कि बताओ क्या चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ इन्होंने कही कि देखो नालंदा यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने आते हैं। बोले हाँ पढ़ने आते हैं, और वो तो हमारे दादा परदादा से पहले वाले टाइम पे भी रहे हैं। बोले हाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, हम चाहते हैं कि हम हॉस्टल बना दें उनके लिए। ठीक है, हम चाहते हैं उनके लिए हॉस्टल क्रिएट कर दें ताकि बच्चे वहाँ पे पढ़ सके। बोले हाँ ठीक है तो बना दो, क्या दिक्कत है। बोले देखो उसके लिए ज़मीन चाहिएगी हमें। अच्छा तो ज़मीन चाहिए आपको? बोले हाँ ज़मीन चाहिए। बोले ठीक है दी ज़मीन। तो इसने गांव की 200 गांव की ज़मीन यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी को डोनेट की और वहाँ पे हॉस्टल बनाने के लिए दी। पहली चीज़ बोले बस जाओ ऐश करो, आप बना लो हॉस्टल। बोले महाराज सुनो तो एक दो बातें और हैं जो और सुन लीजिए। बोले हाँ आप दानवीर हो, दानी हो आप, आपसे बड़ा कोई दानवीर इस धरती पे नहीं है। अब ये फिर दोबारा से बेचारा हवा में उड़ रहा है। बोले अब और क्या चाहिए? बोले दूसरी चीज़ आपको ये है, हॉस्टल बना दिया ठीक है, अब मेरे जैसा राजा आ रहा है, अब मैं बार बार आके आपको परेशान थोड़ी करूंगा। अब मैं तो चलो आपके, मैं तो राजा हूं ठीक है, मैं तो सीधा आपके दरबार में आ गया। अब मैं मान लो दोबारा घूमने आया, तो अब ये थोड़ी है मैं बार बार आके आपके दरबार में आपको परेशान करना शुरू कर दूंगा। मैं भी तो कहाँ रुकूं, तो हमारे लिए धर्मशाला बनवा दो, धर्मशाला क्रिएट करवा दो। बोले अच्छा, ताकि जो लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं, बुद्धिज्म के लिए आ रहे हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में घूमने आ रहे हैं, उनको रुकने के लिए थोड़ा सा ठिकाना हो जाए। बोले चलो ठीक है, आप ये कह रहे हो ना, तो चलो दी बनवा देंगे, धर्मशाला भी क्रिएट करवा देंगे ताकि ठहरने के लिए लोगों के लिए जगह हो जाए। बोले हाँ बहुत बढ़िया, बस अब तो खुश हो? बोले देखो जब इतना कर ही रहे हो तो नालंदा यूनिवर्सिटी में मोनेस्ट्री क्रिएट करवा दो। बोले अब इसमें क्या होगा? बोले इसमें बच्चे पढ़ेंगे तो इसको एक अलग से फेमस हो जाएगा, अलग से नाम होगा, तो इसमें एक मोनेस्ट्री क्रिएट करवा दो। बोले चलो ठीक है जाओ, ये भी कर दिया। बोले सुनो एक चीज़ और है, अब क्या बच गया? बोले अब देखो जब इतना काम हो रहा है तो इन सब के लिए खर्चा भी तो लगेगा ना। नालंदा यूनिवर्सिटी में जो मोनेस्ट्री क्रिएट करवाओगे तो उसके लिए खर्चा भी तो होगा, अब वो खर्चा कहाँ से आएगा? तो बोले यार अब ये क्या करें? तो बोले इसके लिए 5 गाँव का जो भी रिवेन्यू कलेक्शन होगा, जो भी रिवेन्यू कलेक्शन आना है वो हमें दे दो। तो फिर उसके लिए रिवेन्यू कलेक्शन, जो 5 गांव से रिवेन्यू कलेक्शन आता वो यहाँ पे दिया, और यहाँ पे वीरभद्र नाम के एक बंदे को एचओडी अपॉइंट किया कि भाई आप एचओडी बन जाओ और यहाँ पे इनको कंट्रोल कीजिएगा। क्लियर एकदम? तो यहाँ पे वीरभद्र को एचओडी बनाया इस मोनेस्ट्री का और कहा कि आप इसको संभालिएगा। ठीक है, अब ये सब बातें कौन बताता है? तो ये सब बातें इनके कोर्ट पोएट, चले कोर्ट पोएट को हम एक बार करेंगे, अलग से करेंगे कि किस तरीके से वो एक्सप्लेन करेंगे, हालांकि वो अपनी बुक मेंशन करते हैं तो उनके बारे में भी। बाकी आपको ध्यान रखना है ये सब बातें वज्रदत्त इनके कोर्ट पोएट होते हैं, वो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये हमारे पास में ये काम करते हैं, मोनेस्ट्रीज वगैरह बनवाते हैं, अपने रिवेन्यू देते हैं और कैसे कैसे ये डेवलपमेंट करके जाते हैं। क्लियर एकदम? ठीक है, अब हमारे पास में इसके बाद के जो रूलर आएंगे, क्योंकि जैसे ये जाएंगे तो यहाँ पे रूलर्स आएंगे वो वीक हो जाएंगे, इतनी स्ट्रॉन्ग पावर इनके पास होगी नहीं। तो अब होगा क्या? राष्ट्रकूट आएंगे और राष्ट्रकूट इस रीजन में डोमिनेंस क्रिएट कर देंगे। डोमिनेंस करेंगे तो अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। मतलब एक तरीके से हम कह दें तो ये राष्ट्रकूट के डोमिनेंस में चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर एक टाइम पीरियड होगा जब ये 977 में जाके दोबारा से एक नया रूलर निकल के आएगा, महिपाल। ये कहेगा कि अब मैं रिवाइव करता हूं। देखो अब एक चीज को समझना, ध्यान से समझना, रूलर्स बीच में आए, उससे पहले इन्होंने इतना ज्यादा डोनेशन कर दिया, क्योंकि देखो एक तो रिवेन्यू इनके पास पहले से था भी नहीं, अब ये डोनेशन भी करवा गए इतना बुद्धिज्म में, ये दे दिया वो दे दिया, ये बना दिया वो बना दिया। अब इनके पास रिसोर्स कहाँ बचे? रिसोर्सेज तो है ही नहीं। अभी क्या करेंगे?
धीरे धीरे रिसोर्सेज को ये किससे छीनेंगे? पीजेंट्स से। पीजेंट्स का मतलब हो गया एक तरीके से किसानों से छीनना शुरू करेंगे, उनके ऊपर टैक्स। भाई आप रिसोर्स कहाँ से ले रहे हो? किसानों से, उनसे, क्योंकि उस टाइम में मेन चीज क्या हो रही थी? मेन चीज तो एग्रीकल्चर था ना। तो एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन हो रहा है और वहां से लोग टैक्स पे कर रहे हैं। अब टैक्स कहाँ से आएगा? कितना टैक्स? जितना था वो तो आपने डोनेशन में दे दिया। गांव का जितना रिवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, 20 गांव का रिवेन्यू कलेक्शन उसको दे दिया, 500 गांव उसको दे दिए, 500 गांव इसमें लगा दिए, रिसोर्स बचेगा? टैक्सेस हैं ही कहाँ? तो ऑब्वियस ही बात है, जितना मिल रहा है अब उस पर और ज्यादा थोप दो। पहले अगर सोच रहे थे इतनी सी जगह पे ये 100 रुपए लगा रहे थे, अब ये कहेंगे कि भाई हमारे पास पैसे चाहिए तो अब ये 500 लगाएंगे। तो टैक्स कलेक्शन का बर्डन किस पे बढ़ गया? पीजेंट्स पे। पीजेंट्स का मतलब हो गया किसानों पे बढ़ गया। ठीक है, अब जब किसानों पे बढ़ेगा तो किसान ऐसे चुप कब तक बैठेंगे? महिपाल तक तो चलता रहा, जैसे तैसे उन्होंने खींचा कि चलो भाई ठीक है, आप डेवलप करना चाह रहे हो कर दो। इस टाइम में महिपाल ने कुछ ज्यादा डोमिनेंट क्रिएट होगा, डोमिनेंस क्रिएट करेंगे अपना। इस टाइम में नीचे से चोल आएंगे और वो अटैक करके चले जाएंगे। राजेंद्र चोल आएंगे जो आके वेस्ट बंगाल को जीत लेगा और जीत के इस पे अपना डोमिनेंस क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो महिपाल का भी पार्ट इस तरीके से एंड हो जाता है कि भाई ठीक है, इसने कुछ ज़्यादा ऐसा काम किया नहीं, बस ठीक है, डोमिनेंस क्रिएट करेगा, अपना इफेक्ट बनाएगा, रिसोर्स कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे फिर नीचे से राजेंद्र चोल आएगा, वो अटैक करके जाएगा, तो ये फिर दोबारा से इसको दोबारा से डुबो देगा। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास लास्ट में, और वो है दैट इज महिपाल के बाद में कौन आ गए? रामपाल। ठीक है, रामपाल बाबा आए और ये बोलेंगे कि भाई अब मैं करता हूं कुछ काम, मुझे दो, मैं डोमिनेंस क्रिएट करूंगा, मैं बना के दूंगा अब तुम्हारे लिए, देखो मैं पावरफुल हो गया हूं और मैं क्रिएट करूंगा। क्योंकि सारी चीजें क्रिएट किस पे है? रिसोर्सेज पे है, सारी चीजें रिसोर्सेज पे है। तो ये कहता है मुझे रिसोर्स चाहिए तभी तो मैं डेवलपमेंट करूंगा। और वो रिसोर्स आएंगे कहां से? टैक्स से। और वो टैक्स मिलेगा कहां से? वो पीजेंट से मिलेगा। और ये पीजेंट्स के ऊपर बर्डन, कौन सा बर्डन? टैक्स का बर्डन। टैक्स का बर्डन बढ़ता चला गया। और जैसे जैसे ये टैक्स का बर्डन बढ़ा तो भाई हमारे पास हुआ क्या कि ये टैक्स के बर्डन के नीचे दबते दबते एक टाइम आता है ना, जैसे आपने वो स्प्रिंग थ्योरी पढ़ी होगी कि एक स्प्रिंग है, आप इसको कब तक प्रेस करोगे? जब तक ये अपने मैक्सिमम जा सकती है। जिस दिन ये पूरी तरीके से वो हो गया तो तुरंत ये क्या करेगा? अपने आप को वापस एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। ऐसे ही यहाँ पे पीजेंट्स को आप कब तक दबाओगे? कितना सप्रेस करोगे? कितना टैक्स कलेक्ट करोगे? जितना कर सकते हो मैक्सिमम कर चुके हो। ठीक है, अब ये कहाँ जाए? तो एक टाइम आएगा जब ये भी रिवोल्ट करना शुरू कर देंगे। देखो फर्स्ट टाइम रिवोल्ट किया या रिबेल किया किसने? पीजेंट्स ने। और वो रिबेल करते हैं रामपाल के अगेंस्ट। और वो रिबेल क्या है? उसको बोलते हैं हम कैवर्ता रिबेलियन। किसका है ये? पीजेंट्स का रिवोल्ट है। किसके अगेंस्ट है? रामपाल के अगेंस्ट है। कौन सी डायनेस्टी के अगेंस्ट है? पाल डायनेस्टी के अगेंस्ट। ये पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा रिवोल्ट हो रहा था जो कोई भी पीजेंट कर रहे हैं, किसानों के द्वारा किया हुआ फर्स्ट रिवोल्ट है। क्लियर? और ये सारी जानकारी कौन देता है? इसकी एक बुक है रामपाल चरित्र या फिर रामचरित्र करके एक बुक है जो कि किसने लिखी? इसके कोर्ट पोएट हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट पोएट कौन है, किसके पीरियड में आए, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। संध्याकर नंदी जिन्होंने ये बुक लिखी रामपाल चरित्र, किसके ऊपर है? रामपाल के ऊपर है, जिसमें मेंशन किया हुआ है कि पहला रिबेल होता है किसके द्वारा? पीजेंट्स के द्वारा, बर्ड की वजह से। बात क्लियर हो गई? तो ये था ओवरऑल डिस्क्रिप्शन किसके बारे में? पाल डायनेस्टी के बारे में, कि किस तरीके से वो डेवलपमेंट करते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं। और ये पूरे का पूरा
बुद्धिज्म को पैट्रोनेज देने वाली ये डायनेस्टी सारा काम करके जाती है। इसने जगथल्ला मोनेस्ट्री भी बनवाई, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए वो यूनिवर्सिटी भी है, जगथल्ला मोनेस्ट्री इन्हीं के द्वारा क्रिएट की गई। तो मतलब 5 डायनेस्टीज, सॉरी पाल डायनेस्टी के द्वारा 5 चीज़ें बनाई जाती है। नालंदा, उसके बाद में विक्रमशिला, उसके बाद जगथल्ला यूनिवर्सिटी। अब मोनेस्ट्रीज में अगर सोमपुरी मोनेस्ट्री देखोगे तो वो, और ओदंतपुरी, ठीक है। तो ये सारे के सारे पाल डायनेस्टी क्रिएट करती है। क्लियर एकदम। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।